फोटोशॉप 21 है, 20 है। चलिए इसमें सही रहता है, वो मुझे कर्सर छोड़ने में थोड़ा सा आता है कि ऐसे ऐसे होगा। 18 के बाद तो लगभग सब में बताता है। 17 के ऑटो कैड में ऐसा कि एक लाइन पे 4-5 लाइन रहेगा तो चारों पांचों को शो करेगा, लेकिन मेरे में 21 है, वो जो सबसे लास्ट में हुआ रहेगा बस उसी को पकड़ के डिलीट करेगा। कुछ भी करना रहेगा तो उसी को पकड़ेगा। इसको कहीं से चेंज किया जा सकता है? ये आपका फोटोशॉप का विंडो, नॉर्मल विंडो। फोटोशॉप ओपन करेंगे, यही ऑप्शन बस मिलेगा। जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो खुलेंगे सारे, और यहाँ पे क्रिएट न्यू और ओपन, दो ही काम करना है, या तो ओपन करके बनाना है या तो क्रिएट ओपन में। करेंगे तो जो फाइल हमारी कोई इमेज पे काम करना होगा तो ओपन करेंगे, नया कुछ काम करना है, नया डिज़ाइन करना है तो क्रिएट करेंगे। ठीक है, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइन के लिए सॉफ्टवेयर है ये, डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए, इमेज रिटचिंग के लिए। लेकिन बहुत सारे काम और भी हो जाते हैं। VFX में भी बहुत ज़्यादा काम है, 3D में भी काम है, ग्राफिक्स में, प्रिंट मीडिया में, डिजिटल मीडिया, हर जगह काम है इसका। तो उस हिसाब से इसका चलता है। कलर प्रोफाइल इसकी मेनली RGB है। RGB CMYK पता है आप लोगों को? रेड ब्लू ग्रीन। ठीक, CMYK सियान, मैजेंटा, येलो, क्रिप्टन, जिसमें क्रिप्टन ब्लैक है। तो प्रिंट मीडिया में जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, जब भी प्रिंट कराना हो किसी डॉक्यूमेंट को, वो CMYK में होगा। जब डिजिटल मीडिया पे कुछ रखना है, जो भी चीज़ की TV पे चलाना है, नेट पे रखना है, लेकिन प्रिंट नहीं कराना, तो RGB में रखेंगे। क्योंकि RGB और CMYK कलर में आप लोग को बहुत अंतर समझ में आएगा। RGB का ब्लड रेड, CMYK का मैरून रेड हो जाएगा, मतलब और डार्क हो जाएगा उसमें। तो कभी ऐसे भी देखते होंगे, नॉर्मल फ़ोटो प्रिंट कराइए तो प्रिंट में डार्क हो जाती है। वो इसीलिए होती है कि हम लोग RGB पे काम करते हैं और CMYK पे प्रिंट कराते हैं। तो कुछ भी डॉक्यूमेंट अगर CMYK पे प्रिंट कराना है तो उसको CMYK में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये इसकी भी कंडीशन ये है कि शुरू से आप बना रहे हैं, मतलब कोई ग्राफिक है, कोई पैम्पलेट है, समझ लीजिए कोई पैम्पलेट बना रहा है, तो आप बनाएंगे तो आप CMYK कलर मोड पे बनाएंगे। अगर प्रिंट बनाना है तो उसी हिसाब से कलर इसमें चूज़ करेंगे। जब CMYK मोड पे कर देंगे तो कलर भी ये CMYK का ही देगा, तो आप उस हिसाब से कलर लेंगे, वो प्रिंट होगा एज इट इज़ दिखेगा। लेकिन जैसे ही जब किसी इमेज पे काम करेंगे हम लोग और उसको हम लोग प्रिंट करेंगे, वो वैसा नहीं आएगा, वो CMYK में कन्वर्ट करने के बाद भी नहीं आएगा। क्योंकि जो हम लोग इमेज यूज़ करेंगे वो ऑलरेडी RGB फॉर्मेट में होगी, उसकी कलर प्रोफाइल जो है वो RGB रहेगी। हम लोग मैन्युअली चेंज कर देंगे कि RGB नहीं तुम CMYK बन जाओ, लेकिन वो बस ऊपरी, को दिखाने के लिए। हाँ, बस वो ऊपर ही रहेगा, वो एक्चुअल में कलर प्रोफाइल नहीं चेंज करेगा। कलर की क्वालिटी वही मिलेगी जो RGB वाली मिल रही है, CMYK में नहीं जा पाएगा। फाइल में आते हैं, न्यू करेंगे, तो यहाँ पे देखिए आप लोग को तरह तरह के प्रीसेट्स मिल जाएंगे पहले से। तो इसमें सर ज़्यादातर यूज कौन सा होता है इसमें सबसे ज़्यादा? हम लोग तो कस्टम यूज़ करेंगे, और 3D से रिलेटेड जितना काम है सारा कस्टम यूज़ करेंगे अपने साइज़ का। और मैक्सिमम जगह पे हम लोग स्क्वायर यूज़ करेंगे, एकदम हाइट और विड्थ एकदम इक्वल रहेगी, क्योंकि वही सीमलेस टेक्सचर सही पे होता है। बाकी अगर और भी कुछ आप लोग को काम करना होगा तो उस हिसाब से उसको करेंगे। सपोज़ आप लोग को अपना वही तो सर इसमें मतलब हम लोगों को पता कैसे चलेगा कि हमें इसके लिए स्क्वायर ले या फिर इसके लिए टेक्सचरिंग के लिए तो स्क्वायर लेना है, फिक्स है। टेक्सचरिंग के लिए कुछ भी करना है हम लोगों को, अगर टेक्सचर यूज़ करना है तो वो स्क्वायर में ही करना है, क्योंकि स्क्वायर पैटर्न ही रिपीटेशन में सही बैठेगा। रेक्टेंगल या सर्कुलर, बाकी कोई भी पैटर्न सीमलेस में रिपीटेशन पे सही नहीं बैठ पाएगा। अब इसमें देखेंगे ये साइज़ है आपकी, कस्टम साइज़ है, अलग अलग है। ये कई बार किसी पे कुछ फाइल ओपन हुई होगी तो उन सब का बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ये लेता चला गया है। रिसेंट दिखा रहा है ना। सेव्ड में आएंगे, सेव्ड में एक फाइल इनकी सेव है 8x10, प्रॉपर A4 भी नहीं है। A4 की साइज़ होती है 8x12, 7.9 समथिंग होती है, 7.93 इंटू 11.85 ऐसे कुछ होती है, तो हम लोग राउंड फिगर में 812 बोलते हैं। A3 जस्ट डबल हो जाता है। फिर आते हैं सेव्ड में, तो जो सेव्ड था वो दिखाया। फ़ोटोज़ में, फ़ोटोज़ के 3-2 बड़ी, इतनी बड़ी वाली फ़ोटोज़, 6-4
पोस्ट कार्ड साइज़, ये P75 पोस्ट कार्ड साइज़ है। ये लैंडस्केप में मतलब ये साइज़, लैंडस्केप हमेशा चौड़ी होती है और पोर्ट्रेट हमेशा लंबी होती है। ये रहा पोर्ट्रेट के 4x6, पोर्ट्रेट का 5x7 और पोर्ट्रेट का 8x10। ये सारा फ़ोटो प्रिंट मीडिया है। ये इसलिए दिया है कि इस साइज़ के फ़ोटो पेपर आपको मिल जाएंगे। डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटो पेपर मिलते हैं लैब वेब में प्रिंट के लिए या ऐसे भी ख़रीदने जाएंगे तो आपको 5-7 फ़ोटो पेपर मिल जाएगा, 6-4 मिल जाएगा, 10-8 मिल जाएगा। तो सेम साइज़ लिया, उस पर अपना कंटेंट लगाएंगे, प्रिंट करेंगे, एकदम एक्यूरेट प्रिंट साइज़ पे आ जाएगा। अब आते हैं फ़ोटो के बाद प्रिंट पे। प्रिंट में बहुत सारी साइज़ेस अवेलेबल हैं। लेटर हो गया, लीगल हो गया, टैबलॉइड, A4, A6, A5, A3, B5, B4, B3, C4, C5, C6, DL, अलग अलग साइजेस अवेलेबल है। इसमें भी आप लोग प्रिंट कराएंगे जब भी A4 कराएंगे, प्लान होगा A3 कराएंगे, और उससे ज़्यादा बड़ा प्रिंटर तो यहाँ पे है नहीं। प्लाटर है तो वहाँ पे कौन जाएगा प्रिंट कराने। तो प्रिंट वाले जो करते हैं A3 से भी बड़ी साइज़ रखते हैं, उन लोग को काम है। लेकिन आप इतने बड़े प्रिंट पेपर पे लेके जाएंगे, उससे बड़ा इतना बड़ा प्लान लेके तो कोई नहीं जाएगा ना। होटल का तो प्लान है नहीं, और होगा भी तो वो आजकल डिजिटल मीडिया चल गया, सबके पास टैबलेट है, जूम कर करके दिखाएंगे। आर्ट एंड इलस्ट्रेशन डिफरेंट साइज़ आपको मिल जाएगी। वेबसाइट की साइज़, वेब डिज़ाइन के लिए तो वेबसाइट की साइज़ अलग अलग रहती है, उसके अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। मतलब हम जिस पे डिज़ाइन करेंगे हाँ, वो उतने में ही आएगा। उतने में ही आएगा। वेब हो गया। मोबाइल में आ जाइए, आईफोन, आईपैड प्रो, आईपैड मिनी, सबका मोबाइल साइज आपको दिया हुआ है। का ही ज़्यादा कर दिया हुआ है। हाँ, तो आईफोन ज़्यादा प्रचलित है ना। एंड्रॉयड में तो सब एक ही बराबर हो जाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड का भी देना चाहिए। डिफ़ॉल्ट स्क्रीन साइज़ यही मिलेगी 1242x2208, ये मिल जाएगी, हो जाएगा। फिर फिल्म एंड वीडियो, इसमें आपको अलग अलग साइज़ मिलेगा। सबसे ज़्यादा साइज़ इसमें मिलेगा 4K, 2K, फुल HD। ये है 4K साइज़, जो आप लोग 4K भी हम लोग नहीं देखते यहाँ के सिनेमा हॉल में। 4K भी नहीं देखते हम लोग, 2K देखते हैं। 4K PVR में आपको मिलेगा, PVR सिनेमाज में, इलाहाबाद में। और इससे बड़ा फिर आपको मिलेगा IMAX थिएटर्स में। तो जितनी बड़ी पिक्चर क्वालिटी में देखेंगे उतना क्लियर समझ में आएगा। यहाँ की फिल्मों पे देखते होंगे तो मूवी जब थिएटर में चलती है तो हल्का हल्का नॉइज़ रहता है, कहीं ब्लैक सीन आ जाएगा तो उसमें नॉइज़ आने लगेगा, क्योंकि ये लोग छोटी क्वालिटी पे ही परचेस करते हैं। IMAX वाले हैं, IMAX सबसे बड़ा थिएटर है। वहाँ पे मरवाड़ी ने बना रखा है नया सा सिनेमा। हाँ, तो वो कितना छोटा परचेज करता वो तो 2K पे चलाता होगा, उससे ज़्यादा उसको क्या ज़रूरत है। हाँ, 200 की सीटिंग है उसकी, 2K इनफ। हाँ, 2K इनफ है उसके लिए। बहुत बड़ा सीटिंग बना रखा है, उसके हिसाब से 2K इनफ है। हाँ, 2K में उसका हो जाएगा। जो ओपन थिएटर होते हैं, जैसे जहाँ पे गाड़ी लगा के बैठ के अपना देखते हैं या चटाई बिछा के लोग बैठ के देखते हैं, वो लोग 2K चलाते हैं, उसमें इजीली विजिबल होता है। अब 4K की साइज़ तो आप लैपटॉप पे भी चलाएंगे तो ग्लिच मार के चलेगा, हल्का हल्का कच फंसेगा। और सीधा वो मेट्रोस का फॉर्मेट ले लिए तब तो गया, तब तो बिना उसके क्विक टाइम प्लेयर के चलने से रहा। सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्लेयर है VLC, सारे फॉर्मेट चलाता है। हाँ, बैन हो गया है, सारे चलाता था। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का जब कुछ चलाएंगे ना तो पागल हो जाएगा। अब वॉल्यूम आगे जाएगा, सीन पीछे भागेगा, जिससे जो सबटाइटल है वो कहीं और भागेगा, उसके साथ यही प्रॉब्लम होती है। सबसे अच्छा प्लेयर होता है विंडो का अपना मीडिया प्लेयर। और अब तो सबके पास ओरिजिनल विंडो है, कोई फॉर्मेट नहीं सपोर्ट कर रहा है, उसका प्लगइन ऑनलाइन मिल जाता है, डाउनलोड करिए, सपोर्ट हो जाएगा। ये है हमारा अलग अलग, इतना है ही, फिल्म एंड वीडियो तक है ही। तो ये अलग अलग प्रीसेट्स हैं। सर, फिल्म एंड वीडियो में सारे यूज करते हैं हम लोग कि कुछ नहीं करते? डिपेंड करता है क्या क्वालिटी की वीडियो हमको मिल रही है। फिल्म वीडियो में जिस क्वालिटी की वीडियो मिलती है उसी क्वालिटी पे काम करते हैं, उसको इन्हेंस नहीं करते। तो वो हमें कैसे यहाँ पे शो करेगा कि इसी क्वालिटी? वो इसमें नहीं शो करेगा, वो जो आपको देगा वो बताएगा कि किस क्वालिटी की वीडियो है।
जैसे कि सर नीचे एक NTSC टीवी है, ये सब कुछ, और नीचे कुछ अलग अलग नाम के हैं NTSC टीवी, ये FUHD टीवी, DCI, ये सब कलर प्रोफाइल है। ये सब कलर प्रोफाइल है। पुरानी टीवी आप लोग क्या किसी के पास है? हाँ, CRT वाली है? नहीं, वो वाली नहीं है CRT। कौन सी है पुरानी? शादी वाली CRT, मतलब CRT जिसके पीछे हाँ, निकला रहता था, वो है। कलर है ना? हाँ, कलर। उसमें जाइएगा, जब सेटिंग में जाएंगे, पिक्चर मोड एक ऑप्शन होगा। हाँ, पिक्चर मोड में देखेंगे NTSC और पाल होगा। हाँ, पाल और NTSC। पाल तो पता है, लेकिन पाल पे नॉर्मली चलता है, जैसे ही NTSC करेंगे वो फ्लिकर करने लगेगा, इमेज क्लियर नहीं NTSC है। पे ध्यान नहीं, लेकिन पाल तो पता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट पाल पे चलता है, क्योंकि इंडिया का जो टेलीकास्ट है ना, वो पाल पे ही चलता है। NTSC की प्रोफाइल बाहर की है। पाल जो है वो 25 FPS की फ्रेम रेट सपोर्ट करता है, मतलब 1 सेकंड में 25 इमेज आना जाना करेंगे। NTSC 30 करता है, तो जैसे ही NTSC करेंगे, यहाँ पे टेलीकास्ट तो आपको हो रहा है 25 पे, आप चलाना चाह रहे हैं 30 पे, तो वो मैनेज नहीं कर पाएगा, वो फ्लिकर करना चालू करेगा, इसलिए NTSC पे चलता नहीं है। अब जो वीडियोस मिल रही हैं वो तो NTSC पे मिल रही हैं। उसी तरीके से ये सब अलग अलग वीडियो प्रोफाइल है सारी। NTSC का टीवी वाइड स्क्रीन, NTSC टीवी, DCI है, फुल हाई डेफिनेशन टीवी है। इसमें सर अभी हम लोगों में कितना चल रहा है? 30 चल रहा है कि 60 भी चल रहा है? इस समय तो हम लोग 120 पे चल रहा है। अब टेलीकास्ट अब सेट टॉप बॉक्स से कौन देखता है जनरली? सेट टॉप बॉक्स पे तो 30 आपको मिल रहा है, और फुल HD ले लेंगे तो 60 मिलेगा। जो HD सेट टॉप बॉक्स आ रहा है वो 60 मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन वो जिस डिवाइस पे हम देख रहे हैं वो भी तो सपोर्ट करना चाहिए। वो सपोर्ट करेगा ना, लेकिन उसको जब वो क्वालिटी मिलेगी तब ना। अब जैसे हम आपसे 10,000 रुपये मांगे, ठीक है, आप इनसे 8,000 रुपये लिए हैं, तो आप तो 8,000 देंगे ना। मेरी नीड तो पूरी हो नहीं रही है, हमको तो 2,000 का नुकसान हो रहा है। जैसे सर इसमें 120 हर्ट्ज का वीडियो है, रिफ्रेश रेट है, रिफ्रेश रेट है, हम 60 हर्ट्ज पे चला रहे हैं, चलेगा, वो चलेगा। लेकिन जैसे ही 120 प्लस जाएंगे दिक्कत करेगा। जो क्वालिटी जितनी लिमिटेशन है उससे ज़्यादा नहीं भाग सकते। उसके नीचे चलेगा, ऊपर जाने में दिक्कत होगी। लैपटॉप में क्या है, लैपटॉप में तो आप नॉर्मली जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है वो तो हर्ट्ज है ना, FPS तो आपका 1000 पे सपोर्ट करेगा आराम से। आपके लैपटॉप सारे के सारे मिनिमम 1000 आराम से सपोर्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी चलाने में। लेकिन वही 1000 FPS का वीडियो, स्लो मोशन एकदम वीडियो निकालिए, टीवी में लगा दीजिए, तब देखिए मजा। चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, चलेगा रुकेगा, यही करेगा वो, क्योंकि उसके पास उतना कैपेसिटी ही नहीं है चलाने का। लैपटॉप को तो 8 GB रैम मिल रहा है, इसका हाई एंड प्रोसेसर मिल रहा है, वो सब छोटा सा हीलियो प्रोसेसर लगा रहता है, नाम पे का 2 GB रैम रहता है, क्या खींचेगा वो। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये सब काम करेगा। हम लोग वीडियो पे काम करना है हम लोगों को। जब वॉक थ्रू एनिमेशन निकालेंगे उस दौरान हम लोग को वीडियो पे काम करना होगा, तो वो इसमें भी कर लेंगे, बाकी वीडियो सॉफ्टवेयर 2-3 और हैं उन सब में भी एडिट कर लेंगे। इसमें वीडियो पे काम अधिकतर VFX का होता है कि फुटेज लाया उसमें एडिट करना हुआ। जैसे हीरो स्टंट करते हैं, ठीक है, एक पहाड़ या एक कार से दूसरे कार पे जंप की, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जंप की, वो जो जंप होता है वो एक्चुअल में तो करते नहीं हैं, पूरा रिग बंधा होता है, उनको वायर बंधा होता है, आगे पीछे पूरा रिग बंधा होता है, वो जंप करते हैं। फिर उसने मान लीजिए एक इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में जंप करने में वो 3 सेकंड का वीडियो बना। अब वो कितने FPS का होगा? सपोज 30 FPS होगा, यानी 3 सेकंड का 30 FPS के हिसाब से 90 हो गया। अब वो 90 इमेज आप इसमें लाएंगे, 90 इमेज, और हर एक इमेज में से उसके शर्ट से वायर जो होगा, जो उसके शरीर पे रिग बंधा होगा, उसको रिमूव करेंगे। हाँ, वो सारा रिमूव करेंगे उन 90 फ्रेम से, तब तो जाके वो हीरो की तरह उस पार से कूद रहा है ना। मतलब सिर्फ मेहनत बहुत है। रोटोस्कोपिंग का एक काम होता है, उसमें बस यही रोटोस्कोपिंग पर्टिकुलरली यही काम है बस। अगर VFX वालों को जो जॉब मिलती है ना, सबसे पहले रोटोस्कोपिंग की जॉब मिलती है, और इसको हम लोग लेबर वर्क बोलते हैं, लिटरली लेबर, दिहाड़ी वाला काम। ये वही है, दिन भर वैसे किट किट करते रहिए, उनको कोई काम नहीं है रोटोस्कोपिंग वालों को। वो बस रिग रिमूव करते हैं, बस रिग रिमूव। किसी के चश्मे पे कोई धब्बा आ गया, वो रिमूव हर फ्रेम से कर रहे हैं। किसी के शर्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, फिल्म शूट हो चुकी है, दोबारा शूट नहीं हो सकती, तो फिर वो रिमूव कर रहे हैं। उनका काम ही वही है, सफाई करना। डिटर्जेंट लेके बैठ जाएंगे, सफाई करते रहेंगे, वो यही काम करते हैं रोटोस्कोपिक आर्टिस्ट। और VFX की सबसे पहली जॉब यही है, कहीं पे भी जाएंगे यही जॉब लेंगे।
8,000 9,000 रुपये सैलरी मिलेगी, दिन रात पूरा घसीटे रहेंगे सब उसी में कट 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 करते रहिए। माउस सबसे ज़्यादा ख़राब VFX रियोडोटो वालों का ही होता है, एक एक फ्रेम किट 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 करते रहेंगे। अभी आप लोग एक इमेज रिटच करेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा क्लिक करना होता है उसमें। तो मल्टीपल हो गया तो कौन बहुत बड़ा। तो सोचिए मुगल आजम मूवी देखे हैं पुरानी वाली? अरे उसका एक गाना बड़ा फेमस था ना, अनारकली वाला, कभी सर्च करिएगा। मुगल आजम जो मूवी बनी थी ना, वो ब्लैक एंड वाइट बनी थी, 3 घंटे से ज़्यादा की मूवी है वो, ब्लैक एंड वाइट बनी थी, शूट ही पूरी ब्लैक एंड वाइट हुई थी। उस समय कलर कैमरा था नहीं। जब कलर टेलीविज़न आ गया तो उस मूवी को कलर किया गया था। ऐसे शोले भी तो हुआ था। शोले तो ऑलरेडी कलर में शूट हुआ था, उसका कलर इन्हांस किया गया था। शोले की शूटिंग जो है वो ऑलरेडी कलर कैमरा से थी, लेकिन मुगल आजम को पूरा कलर किया गया है। हर एक कपड़ा, हर एक ज्वेलरी, बाल, आँख, सब कुछ, जो घास होगा सब A to Z कलर हुआ है। बहुत मेहनत लगा हुआ उसको करने में। लग रहा है कि हर एक FPS मतलब हर एक इमेज पे काम करना। वो तो शुक्र था कि मुगल आजम बनी होगी तो वो उस समय अगर 25 FPS होगा तो होगा, नहीं तो 20 पे होगी मूवी, तो 5 फ्रेम 1 सेकंड पे कम हो गया हुआ हम लोग। अगर 25 पे भी है तो समझ लीजिए 3 घंटे की मूवी, 1 सेकंड में 25 फ्रेम। अब कैलकुलेट करिए कितना फ्रेम हुआ होगा। वो उतना बैठ के कलर किए हैं लोग। और कलर में भी क्या, एक इमेज एक फ्रेम पे कलर किए, रेड कलर का अगर उसका कुर्ता है तो अगले इमेज में उसका कलर वही होना चाहिए। कलर चेंज हुआ तो फिर आप जब फ्लो में देखेंगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा ना, यहाँ पे कलर फ्लिक कर गया, कलर यहाँ पे डार्क लाइट हो गया, ये समझ में आ जाएगा। तो कलर भी सेम रहना चाहिए। बहुत मेहनत वाला जॉब है सब। लेकिन कुछ नहीं, लेबर वर्क। हाँ, लेबर वर्क, टोटल लेबर वर्क। लेकिन स्टार्टिंग ही वही है VFX के लिए। और लेकिन अगर अच्छे पोस्ट पे चले गए VFX में, शाहरुख खान की अपनी कंपनी है रेड चिली, वर्ल्ड में 3rd नंबर पे है सबसे अच्छा VFX बनाने में। पूरे विश्व में VFX से बनी आग, जो फायर बनाते हैं कुछ में भी लगाना, शाहरुख खान की कंपनी नंबर 1 पे VFX है, रेड चिली नाम है। उसका जो बंगला है, हाँ रेड चिली, उसका जो बंगला है मन्नत, उसके जस्ट बगल में बिल्डिंग है, उसी में ऑफिस भी है। और उसके जो सारे सीनियर एम्प्लॉय उनको वहीं पे वो रखता भी है, मतलब सबको फ्लैट दिया हुआ है, न रहने का खर्चा है न खाने का खर्चा है। हफ्ते की 5 दिन की जॉब रहती है। और उन लोग का उस स्टूडियो में चले जाएंगे तो स्टूडियो में एक अलग कैफेटेरिया है, जिम एरिया है, एक एरिया पूरा गेमिंग से भरा पड़ा है। अगर आपको काम आया है, काम करना है, दिन रात लग के करना है, आप खाली हैं, आप जाके गेम खेलिए, खाइए पीजिए सोइए, जो करना है वो करिए। इवन बार तक अवेलेबल है। तो इतनी फैसिलिटी उनको मिलती भी है उस काम की। और सैलरी जो मिलती है वो लिटरली बस उड़ाने के लिए है, क्योंकि खाना मिल रहा है आपको, हाई खाना, रहने के लिए शाहरुख खान के बगल में फ्लैट मिल रहा है, अच्छा खासा फ्लैट। हर दूसरे तीसरे दिन शाहरुख खान, हर दूसरे दिन शाहरुख खान तीसरे दिन पहुंचा रहता है सबसे हाल चाल लेने के लिए। तो इतनी फैसिलिटी दे रहा है, इसीलिए दुनिया में नंबर 1 पे है। VFX की कंपनी उसकी है, वो चलाता है। दुबई में किसी का कुछ लगे ना लगे, उसको निःशुल्क होटल में रहने की सारी सुविधा है। जबकि पर डे का चार्ज है दुबई में रहने का 3,000 या 3,500 रुपये है यहाँ के रेट का। वो चाहे जहाँ रहे वो निःशुल्क, हर एक होटल में दुबई पे। तो इस हिसाब से मेहनत चलती है इन सब में। एफिल टावर पे भी उसकी इमेज लग जाती है बिना पैसे की। एफिल में बुर्ज खलीफा पैसा बिना पैसे के। और सबको देना होगा तो भैया घंटे का चार्ज पे करना है दिन का। तो कुल मिला जुला के देखिए, दुबई में इतना बना रखा है। बना तो पाम आइलैंड देखें दुबई का? हाँ, मतलब इमेज में देखें, सच में नहीं। सच में तो हम भी नहीं देखे। हाँ, इमेज में देखें। वो बना कैसे पता है? पाम आइलैंड पहले वहाँ पे समुद्र था, हाँ, उसके बीच में डाल के मिट्टी पूरा रेत भर भर के उस आइलैंड को बनाया गया है। और सोचिए क्या टेक्नोलॉजी लगाए होंगे सब कि समुद्र में रेत भर रहा है और उसके ऊपर आइलैंड बना रहा है। वहाँ का जो एयरपोर्ट नहीं, वहाँ पे नहीं है, किसी कहीं और नहीं, शायद पाम आइलैंड का ही एयरपोर्ट जो है वो हमेशा ऐसे वेव करता रहता है, स्पंज की तरह हमेशा करता रहता है। तो डिस्कवरी में देखना उसका वीडियो है, वो पहले वो पूरा एक फ्रेमिंग किए थे, जैसे सांचा ढलता है ना, वैसे पूरा सांचा बना के समुद्र में लिटरली डाला गया था। उसके बाद उसमें से एक तरफ से पानी निकल रहा है, दूसरी तरफ से रेत, जैसे कि नदी में हमारे यहाँ ब्रिज बनाए जाते हैं। हाँ, वो काम किया हुआ बहुत बड़ा आइलैंड है पाम आइलैंड, एकदम पाम ट्री की तरह शेप में है। बहुत सारे हैं। हाँ,
बुर्ज खलीफा ही स्विंग है, हमेशा ऐसे हल्की हल्की ऊपर एकदम टॉप फ्लोर पे चले जाओगे हल्का हल्का ऐसे होता रहता है। सर उतनी हाइट भी तो इसकी है। अगर वो स्टार फॉर्मेट पे नहीं बना होता तो वो गिर चुका होता कब का। हाँ पिरामिड का जो आर्किटेक्ट है ना, वो आजकल बहुत लोग आजकल की बिल्डिंग्स को बहुत इंस्पायर करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग देखें तो पिरामिड का नहीं है, लेकिन वही सबसे मजबूत है। मजबूत, हाँ और कितनी भी हाइट तक चली जाए वो नहीं गिरने वाली, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसके सेंटर में है, और नीचे से चौड़ा है ऊपर जाके पतला होता जाएगा, तो वो संभला रहेगा, हमेशा संभला रहेगा, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर इतने सदियाँ झेली भी है ना वो, आजकल की बिल्डिंग कहाँ झेल रही है। आजकल की ब्रिज देख लीजिए उसकी। अभी ये राजघाट वाला जैसे का तैसा है, तब तक कितने उखड़े कितने बने होंगे। चौका घाट पुल तो मेरे सामने, हमको याद है टूटा था, ट्रक जा रही थी धल नीचे गई थी। ये यहाँ रामनगर वाला भी तो ऐसा ही है। हाँ, जो ये नया वाला बना था ना, हाँ अब नया वाला भी पुराने वाले पे भी बीच में रोक दिया था कुछ टाइम पहले। तो बहुत समय रुका हुआ था वो काम। हाँ जो नगवा वाला है, हाँ ठीक है, ये हुआ हमारा ये। अब इसमें आ जाएंगे, कोई भी हम लोग रिसेंट अभी देखते हैं। इधर के साइड आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, सारी फाइल की प्रॉपर्टीज़, किस पे काम करना है। ये विथ हाइट, यहाँ पे आपको यूनिट्स मिल जाएंगे, इतने सारे यूनिट्स पे काम कर सकते हैं इसमें, पिक्सल्स, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट, पिकास। अब इसमें इंचेस से ऊपर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फोटोशॉप है, प्रिंट मीडिया में काम करने के लिए है, लेकिन ये बड़े फ्लैक्स की साइज़ पे काम करने के लिए नहीं बना है। बड़े फ्लैक्स पे काम करने के लिए बना है कोरल ड्रॉ, उसमें आपको फीट मिलेगा, इवन केएम भी मिलेगा, किलोमीटर भी मिलेगा उसमें आपको, लेकिन ये नहीं बना, फिर भी इस पर लोग काम करते हैं। हाँ, ये इसकी ये है कि जब उस साइज़ पे काम करेंगे तो इसकी फाइल बहुत हैवी हो जाती है। सर ये पिक्सल है, इंचेस से बड़ा है ये, पिक्सल छोटा है, इंच उससे छोटा है, सेंटीमीटर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, ऐसा नहीं है कुछ, ये बस अलग अलग यूनिट है। रेंडमली है बस। हाँ, अब ऐसे तो देखिए सेंटीमीटर इंच से कम हो जाता है, एमएम उससे कम हो जाएगा, पॉइंट सबसे माइनर है, पिकास है, तो ये सब अलग अलग है। हम लोग को प्रिंट मीडिया में जब इसमें डिजिटल मीडिया में काम करेंगे तो हम लोग पिक्सल्स पे काम करेंगे, पिक्सल्स कर लेंगे या हार्ड टू हार्ड इंचेस कर लेंगे, इन सब में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर नीचे आएंगे, विथ हो गया, हाइट हो गया, ठीक। ये हमारा ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप या आर्ट बोर्ड। इसके बाद रेजोल्यूशन मिलता है हमें 300। रेजोल्यूशन चीज़ क्या है, इसमें दो मिलेगा आपको, पिक्सल पर इंचेस, पिक्सल्स पर सेंटीमीटर। ये 300 जो है ये पॉइंट्स होते हैं, हर इमेज में एक छोटे छोटे पॉइंट्स बनते हैं, जैसे इसमें कोई तो उसकी क्लियरिटी के लिए वो रहते हैं, जैसे सर डीपीआई काम करते हैं। डीपीआई, हाँ, डॉट्स पर इंचेस, पिक्सल पर इंचेस, दोनों चीज़ एक ही है। डॉट्स पर इंचेस प्रिंट मीडिया में काम करता है, पिक्सल पर इंचेस डिजिटल मीडिया में काम करता है। ये दिख रहा है छोटा छोटा डॉट्स, यही 1 इंच में कितना रहे। सर इसको वैसे हम लोग मेजर कर ही सकते हैं, जैसे पता भी नहीं चलेगा। ये पिक्सल पर इंचेस, पिक्सल पर इंचेस में 1 इंच में कितने पिक्सल होंगे, तो ये 300 जो है वो उसको डिफाइन करेगा कि 1 इंच के स्क्वायर बॉक्स में 300 पिक्सल्स होंगे। सर वहाँ पे हम रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, उसकी कोई भी सीमा एक रहे। प्रिंट मीडिया में 300 प्लस रहते हैं या 300 रहते प्रिंट हैं। मीडिया में, हाँ, डिजिटल मीडिया में मिनिमम 72 रखेंगे। प्रिंट मीडियम जैसे हम लोग फोटो निकालेंगे वो सारा वो 150 डिजिटल अगर, मीडियम जो हम लोग देख रहे हैं उसमें। हाँ, जो देख रहे हैं जिसको प्रिंट नहीं करना वो, तो उस कंडीशन में, प्रिंट मीडिया की कंडीशन में हम लोग मिनिमम 72 आ सकते हैं, 72 से नीचे नहीं आएंगे। मतलब कम से कम हाँ। 72 लार्ज से लार्ज आप जितना कर दीजिए, डिफाइन ये है कि ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा फाइल साइज़ भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, हैवी होती जाएगी। जितने ज़्यादा पिक्सल्स ऐड करते जाएंगे फाइल साइज बढ़ती जाएगी। तो डिजिटल मीडिया में कंडीशन होती है कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है, जैसे वेब पे हमें यूज़ करना है तो वेब पे 72 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि आप भी चाहेंगे कि वेबसाइट खोले तो तेज़ी से लोड हो जाए, जितना हैवी इमेज होगा उस पर लोड करने में टाइम लेगा, वो टाइम वेस्ट होगा, मतलब स्पीड पे फिर डिपेंड करेगा। नेट स्पीड अच्छी है तो खुल जाएगा, नहीं स्पीड अच्छी है तो धीमे खुलेगा। तो वेब के लिए 72,
मोबाइल एप्लीकेशन जितने आते हैं हम लोग यूज़ करते हैं वो तब 150 तक में भी जाते हैं, तो सर 300 में भी मोबाइल चलते में हैं। जैसे कि हम लोग वही चीज़ लैपटॉप में देख रहे हैं, फिर उसी को शिफ्ट कर रहे हैं मोबाइल में, तो उसकी मतलब वो कस्टमाइज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग। वो चेंज नहीं होगा, वो वो उतने में ही वही रहेगा। उतने में ही रहेगा। 72 अगर लेके आप इसमें बनाए हैं उसको इमेज को उसमें कॉल कर तो लीजिए, भी वो 72 ही 72 ही रहेगा। रहेगा। नहीं, जैसे कहने यूट्यूब पे हम कोई भी चीज़ देख रहे हैं, जैसे 72 में उसमें बनाया, इसमें कम के लिए, तो इसमें कम तो होगा नहीं, 72 ही रहेगा। यूट्यूब पे क्या होता है ना, यूट्यूब पे जब वीडियो आप डालते हैं तो जो साइज़ आप डालेंगे, सपोज आप 4K डाल दिए, 4K साइज़ की वीडियो रेंडर की है आप डाल दिए, तो अब वीडियो को वो यूट्यूब क्या वो मैक्सिमम लिमिट वो सेट कर देगा, उसके नीचे वो खुद से ही उसको कंप्रेस करके रख देता है, तो आप 72 रेजोल्यूशन तक वीडियो देख पाते हैं। हम अपलोड करते हैं तो सबसे लो क्वालिटी में रहता है, उसके बाद कुछ टाइम बाद, घंटे 1.5 घंटे बाद वो उसको हाई क्वालिटी में वो कन्वर्ट कर देता है, वो आपकी जो मैक्सिमम क्वालिटी होगी वो उस पर डाल देगा। लेकिन ये कहिए कि आप 72 रेजोल्यूशन पे डाले हैं और उसको वो इन्हांस कर देगा, तो वो नहीं करने मतलब वो वाला। 72 तक ले जाके रखेगा, वो नीचे करेगा, ऊपर नहीं करेगा, मतलब कुछ टाइम बाद तो वो लास्ट तक लेके जाएगा, नहीं ले जाएगा। ओरिजिनल साइज नहीं समझे आप, वही तो कह रहे हैं, 4K साइज़ की वीडियो डाल रहे हैं आप, तो वो 4K से नीचे मिनिमम तक लेके आएगा। 4K साइज़ तो बहुत बड़ी हो गई, 4K से मिनिमम 240 DPI ना, हाँ। 240 तक लेके आएगा वो, उससे नीचे नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर आप 240 की ही वीडियो डालेंगे तो वो 240 से ऊपर नहीं नहीं, जाएगा, वो तो उसके नहीं रेट में उसकी सेटिंग में क्लिक करेंगे तो वो 240 ही बस दिखाएगा। हाँ। तो जो मैक्सिमम साइज़ होती है वो अपलोड करते यदि हैं। हम 4K की अपलोड कर रहे हैं तो पहले तो कम रहेगा, बाद में वो सही हो जाएगा, हाई क्वालिटी तक चला जाएगा। पूरा प्रोसेस हो जाएगा, हाँ। तो 4K 2K 1080 720 640 420 बस 240 नहीं, फिर 420 के बाद 360 फिर 240, इतने तक तो ये सारी सेटिंग मिल जाएगी आप लोगों को। 8K करेंगे तो 8K से फिर चालू करेगा, तो जो मैक्सिमम क्वालिटी है उससे नीचे आएगा, मिनिमम से ऊपर नहीं जाएगा। तो 300 रेजोल्यूशन हमारा पिक्सल पर इंचेस, एक स्क्वायर इंच में बॉक्स में कितने पिक्सल्स होने चाहिए वो ये है। तो हमें यहाँ पे इंचेस ही यूज करते हैं। हाँ, अब इसमें एक और है सेंटीमीटर, ये क्लियरिटी और बढ़ाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का एक स्क्वायर बॉक्स बहुत छोटा हो जाएगा, उसका तो उसमें करेंगे तो ये क्वालिटी और इन्हांस कर देगा। फिर आता है कलर मोड, 5 कलर मोड दिया है इसमें। पहला बिटमैप, कलर कंप्रेस कर देता है, बहुत कंप्रेस करता है, वेब में यूज़ होता है। कई बार आप लोग इमेज नेट से निकालते हुए देखते होंगे, सेव करते तो BMP फॉर्मेट में सेव होता है, .bmp, वो BMP का फुल फॉर्म यही है बिटमैप, तो वो उस फॉर्मेट में सेव करेगा। ग्रे स्केल पता ही है, ब्लैक एंड वाइट फोटो। RGB रेड ग्रीन ब्लू, CMYK सियान मैजेंटा येलो क्रिप्टन। लैब कलर फोटो पेपर के लिए, जो फ़ोटो हम लोग प्रिंट कराते हैं वो लैब कलर पे प्रिंट होता है, क्योंकि फ़ोटो पेपर की क्वालिटी दूसरी होती है और फ़ोटो पेपर का प्रिंटर अलग होता है। हम लोग कर देते हैं इसमें प्रिंट, लेकिन फ़ोटो पेपर का प्रिंटर अलग होता है। वो तो पेपर सर उसके ऊपर हल्का सा जैसे लगता है कोटिंग हुई कोटिंग रहती रहती है। फिर आ जाता है बैकग्राउंड कंटेंट, वाइट ब्लैक बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट कस्टम, ये चीज़ ये क्या है। ये बैकग्राउंड है हमारा, सब कुछ ऑफ कर दीजिए तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो बेस मिलेगा, जैसे हम लोग को मैक्स में पूरा ग्रे मिलता है वही ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे वही चीज़ शो कर रहा है। वाइट कर देंगे तो प्लेन वाइट होगा, ब्लैक करेंगे तो ब्लैक, बैकग्राउंड कलर देंगे तो जो आप कस्टम कलर ले लीजिए। ट्रांसपेरेंट जैसे ये दिख रहा है चेकर्स बोर्ड में, ये ट्रांसपेरेंट है इसका। और फिर कस्टम में आप कुछ इमेज डालना चाह रहे हैं, कुछ और डालना चाह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड लेगा। एडवांस में आएंगे तो आपको यहाँ पे कलर प्रोफाइल मिलेगी अलग अलग, एप्पल RGB सबकी अपनी अलग अलग होती है। कभी ये चीज़ ध्यान दिए कि अगर आपके पास 3 मॉनिटर है, मान लीजिए कंप्यूटर का 3 मॉनिटर है, एक HP का, एक डेल का, एक लेनोवो का, एक इमेज उठा लीजिए, तीनों में खोल दीजिए, आपको तीनों में अलग अलग दिखेगा। किसी में रेड वाइब्रेंट रेड दिखेगा, किसी में रेड डल रेड दिखेगा। तो वो क्या होता है कि हर मॉनिटर की अपनी अपनी कलर प्रोफाइल होती है। मॉनिटर का ड्राइवर आप लोग डालेंगे तो आपके एनवीडिया की सेटिंग में वो कलर प्रोफाइल दिख जाएगी कि आपके मॉनिटर का कलर प्रोफाइल क्या है, उसके अकॉर्डिंग होता है। हम लोग मोबाइल में देखते हैं वही इमेज मोबाइल में बड़ी क्लियर दिखेगी, लेकिन लैपटॉप पे थोड़ी डल दिखती है, क्योंकि मोबाइल का कलर प्रोफाइल दूसरा है। ये समझाना बड़ा टफ है, किसी क्लाइंट को समझाना बहुत टफ है, ये प्रॉब्लम अक्सर होती है ऑफिस में।
हम रेंडर करते हैं कुछ और, वो जाके सर सामने मोबाइल पे दिखाते दिखाते हैं, मोबाइल पे दिखाएंगे तो कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा डल हो जाता है, पसंद नहीं आया। अब कैसे तो बता, उसके लिए ऑप्शन क्या है? कोई ऑप्शन नहीं। कलर प्रोफाइल अलग ही अलग मिलेगा, हर डिवाइस का, हर कंपनी का अपना अलग प्रोफाइल, हाँ कलर सर, अब प्रोफाइल। जैसे कि ये हो गया, इसका कलर अलग रहेगा। सैमसंग का अलग कलर प्रोफाइल है, लेनोवो का अलग है। सर सबसे बढ़िया सैमसंग का आता है कि क्वालिटी, स्क्रीन क्वालिटी सबसे अच्छी सैमसंग की है, सैमसंग की? लेकिन स्क्रीन वो भी कलर प्रोफाइल यूज़ करता है, जो स्क्रीन यूज़ करता है वो तो सोनी की यूज़ करता है, सैमसंग। सोनी अल्टीमेटली सोनी ही सबसे बेस्ट है, साउंड में, साउंड में तो- क्लियरिटी में और कैमरे में, तीनों में सोनी सबसे बेस्ट है। कैमरे में भी सोनी से है। मेरे पास सोनी एरिक्सन था, 8 मेगापिक्सल का कैमरा था, आज के 50 मेगापिक्सल को टक्कर देता था वो, इतना बढ़िया कैमरा था। नोकिया आज तक सोनी का वो ऐसा लेंस यूज़ करता है, अधिकतर कंपनी सोनी का ही लेंस यूज़ करते हैं। बस स्क्रीन की प्रोफाइल उनकी ऐसी होती है कि वो कलर देखने में, जैसे सैमसंग की कलर की स्क्रीन की कलर प्रोफाइल बहुत अच्छी है, तो कोई भी फ़ोटो खींचिए वो बड़ा वाइब्रेंट दिखाता है। हाँ वही फ़ोटो दूसरे मोबाइल में ले लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि है क्या लिटरली। अब इससे एक चीज़ क्लियर होती है कि जो भी कलर हम लोग देखते हैं एक्चुअल में वो कलर वो है ही होता नहीं, ही और वो एक्चुअल क्या कलर है वो हम लोग को भी नहीं पता। कैसे डिफाइन प्रॉपर्टीज से करेंगे, पता किया जाए। कैसे पता करेंगे? मान लीजिए हम इसमें रेड कलर लिए, इसमें अलग दिखेगा, दूसरे में दूसरे में जाएंगे तो रेड दूसरा कलर दिखेगा, तो अब किसको ओरिजिनल मानेंगे आप? आप अपने लैपटॉप को मानेंगे कि इसको मानेंगे? दोनों में कलर पिक करेंगे, दोनों का कलर अलग पिक होगा, उस कलर को एडिट भी कर सकते हैं, मतलब फुली एडिटेबल है। फिर प्रूव कैसे करेंगे ये नहीं यही कलर से एकदम सही है कलर? वो नेचुरल तो है नहीं, आर्टिफिशियल सभी है। हम लोग को रियल कलर कब दिखता है रियल वर्ल्ड में? किसी भी चीज़ का रियल कलर किस समय दिखता है? सुबह के टाइम में सुबह के टाइम में तो येलोइश टोन होता है। रियल कलर हम लोग को दिखता है एक्यूरेट 12 बजे दोपहर में, जब सूरज एकदम सर पे होता है, क्योंकि उस समय सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, कहीं कोई शैडो नहीं बनता। अगर कोई चीज़ पे डायरेक्ट ऐसे लाइट पड़ रही है तो उसका शैडो नहीं बनेगा। वही समय होता है जिस समय शैडो नहीं बनता, और जिस समय शैडो नहीं बनना है वो कलर जो मिलता है वो लिटरली सबसे क्लियर कलर होता है। आप मोबाइल से दिन के समय 12 बजे एक फ़ोटो खींचिए, कोई पत्थर रख दीजिए ऐसे सामने से, ऐसे फ़ोटो खींच लीजिए सूरज की रोशनी में, 5 मिनट बाद फिर फ़ोटो खींच लीजिएगा, दोनों की प्रॉपर्टी देखिएगा, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। वो अगर 400 के भी होगी तो जो 12 बजे एक्यूरेट खींची गई है वो 800 साढ़े 800 के भी होगी, क्योंकि वो कलर ज़्यादा इन्हेंस कर रही है। तो हम लोग को सबसे सही कलर 12 बजे ही दिखता है दिन में, जो ट्रू कलर होता है, फोटो खींचने क्योंकि उस समय सूरज अपनी पूरी किरणें देता है, पूरी तरीके से सरफेस उसको एब्जॉर्ब करता है, जिसको नहीं दिखाना होता उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, अरे जिसको दिखाना होता है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, तो वही कलर हम लोग को दिखता है, तो वो परफेक्ट टाइम होता है। मतलब सीधे सीधे कहने को मतलब कलर लाइट से ही कलर दिखता है हम लोगों को। नहीं तो दिखेगा नहीं। अगर इस पे सरफेस पे टकरा रहा है, जो सारी विबग्योर कलर इस पे टकरा रहे हैं, सारे कलर एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये बस ब्लैक को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ब्लैक हम लोग को दिख रहा है। जो जो कलर रिफ्लेक्ट करेगा वो कलर हमें दिखेगा। तो हम लोग पूरी तरीके से इन्हीं लोग पे डिपेंडेंट हैं। ठीक, फिर आ जाता है एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो इमेज की साइज़ का। एस्पेक्ट क्या होगा? 1:2 पढ़े होंगे ना, 1:2, 2:4, 3:6 ये एस्पेक्ट रेशियो मैथ में वही चीज़ है। ये अलग अलग एस्पेक्ट रेशियो होता है सबका। किसी का 2:1 है, इसका 1.33 है IGV का, इसका डिविडी कॉल का 1.09 है। तो सबका अलग अलग कलर वो होता है, एस्पेक्ट रेशियो होता है। किसी अलग एस्पेक्ट रेशियो की फाइल में किसी अलग में ले जाएंगे तो अलग से चपटी हो जाएगी, तो उसको चेंज करना पड़ जाता है। ये था हमारा न्यू मेन्यू का। कुछ फॉर्मेट्स आप लोग को लिखवाना है, तो लाएँ पेन वेन लाएँ सबको, खोलिए तब। क्योंकि इस मिड फील्ड में तो फॉर्मेट जानना जरूरी है। ऑटोकैड का फॉर्मेट क्या है वैसे? एक्सटेंशन पता है एक्सटेंशन क्या? हाँ, DWG और 3D का? 3D का मैक्स का।
जनरली सबको एक फॉर्मेट सबको पता है, JPEG, JPEG। वो सबको एक पता है। वेब पेज का होता है WEB। वो तो WEB होता है ना, .web, तो वेब पेज सर सेव करने में तब, लेकिन हम वेब से डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे आ जाते हैं। क्योंकि सिक्योरिटी डाल देते हैं ना हम लोग कि इमेज कोई सेव ना करता PNG है। भी होता है, .png करके। हाँ, PNG ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के लिए रहता है, उसके साथ लाएंगे तो बस इमेज आएगी, वो पीछे का बैकग्राउंड नहीं आएगा। सबसे पहले तो लिख लो मैक्स का ही लिख लो, max.max। कौन कौन से फॉर्मेट पहले 3D के लिख लो, एक .max हो गया, एक .3ds हो गया। अच्छा इसी का। हाँ, .3ds हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब 3ds में हम लोग ऑटोकैड में से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी अदर सॉफ्टवेयर में से भी 3D में लाना हो। मतलब ये हमारा जो 3D मैक्स है वो दोनों को सपोर्ट करता है। हाँ, मैक्स तो उसका अपना फॉर्मेट है, वो किसी और सॉफ्टवेयर में नहीं खुलेगा, लेकिन अगर उसको 3ds में कन्वर्ट करके हम भेजें तो किसी और 3D सॉफ्टवेयर में जो 3ds सपोर्ट करते हुए उनमें खुल जाएगा। तो 3ds हो गया हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स में सपोर्ट करेगा। .obj हो गया, देखो .obj ऑब्जेक्ट, बस इसका सिंपल सा नाम है ऑब्जेक्ट। एक .fbx होता है, fbx, ये 4 फॉर्मेट आपके ये हो गया, और उसके बाद ये मैक्स के हो गए चार। ये 4 मैक्स के हो गए, ये बस इंडिविजुअली मैक्स का अपना है, बाकी ये सब बाकी तीनों क्रॉस प्लेटफॉर्म है। तो किसी और से सॉफ्टवेयर आपको लाना होगा तो आप इन तीनों में कर सकते हैं। कभी कभी नेट से भी डाउनलोड करेंगे तो कभी इस फॉर्मेट में मिलेगा, कभी OBJ में मिलता है, कभी FBX में मिलता है, तो उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं मैक्स में। और सपोज अगर स्केचअप पे कोई काम किया, कोई मॉडल स्केचअप पे बना है, उसको लाना है 3D में, तो फिर उसको इन्हीं तीनों फॉर्मेट में से किसी एक में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट कर लेंगे और मैक्स में ले जाके ओपन कर लेंगे। इसमें बस कंडीशन क्या दिक्कत ख़राब होती है कि टेक्सचर जब हम लोग करते हैं तो टेक्सचर की एक अलग फाइल बना देता है, तो टेक्सचर को लिंक कराना पड़ जाता है, और कुछ नहीं करना। ये हो गया। अब आ जाओ ग्राफिक्स में, एक .psd लिखो, psd, ग्राफिक्स। हाँ इसमें फोटोशॉप में psd, इसका है फुल फॉर्म फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। ये फोटोशॉप का डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है। आप लोग को इलस्ट्रेटर में पढ़ाया जाएगा क्या? पता नहीं क्या पढ़ाया जाएगा, आज तक तो पता नहीं चला। अब सेकेंड ईयर में बुक भी नहीं मिलती है ना। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट .png लिख लो। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, PNG है प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस। ये होता है ट्रांसपेरेंसी के लिए, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ब्रैकेट में लिख लेना सपोर्ट ट्रांसपेरेंसी, सपोर्ट्स ट्रांसपेरेंसी। और लिख लो JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सर ये करते करते आ गए कि इसको रटे हैं? याद हो गया ऐसा करते हैं, फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG इमेज फॉर्मेट में लोवेस्ट क्वालिटी कह सकते हैं, इससे भी लोवेस्ट है बिटमैप, इससे फोटोग्राफी एक्सपर्ट्स ग्रुप, इससे भी लोवेस्ट क्वालिटी होती है बिटमैप होता है, लेकिन अब बिटमैप उतना यूज़ नहीं होता। गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट देखेंगे सब में आपको बिटमैप मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट वेबसाइट 10.102.786 रेजोल्यूशन पे बनती है ताकि जल्दी लोड कर पाए, लेकिन तब भी बैठी रहती है हमेशा। तो सबसे ज़्यादा अटका रहता है वही। ये हो गया। अब EPS लिख लो, .EPS, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट। ये आपका ये फॉर्मेट वेक्टर फॉर्मेट होता है, मतलब इसकी फ़ाइल बहुत अच्छी क्वालिटी की बनती है। जब हम लोग कोई वेक्टर डिज़ाइन करते हैं
वेक्टर डिज़ाइन मतलब कुछ भी ड्रॉ करके बनाते हैं, कलर अलग करके 2D कार्टून जैसे हो गया, उस टाइप का कुछ बना के उसको प्रिंट करना हुआ तो उसको EPS में भी कर सकते हैं काम। तो EPS में बहुत ज़्यादा क्वालिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसकी फाइल साइज़ भी बढ़ जाएगी। कोशिश अब एक लिख लो TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। इसी के नीचे TGA लिख लो, .TGA तारा वाला G बोट वाला G, हाँ A, इसको कर दो टारगा TARGA। ये दोनों जो है टिफ टारगा सबसे अच्छी क्वालिटी की इमेज होती है। इनके साथ प्रॉफिट ये होता है कि ये अपने साथ कलर प्रोफाइल लेके चलती हैं, लेयर प्रोफाइल लेके चलती हैं, तो एडिटिंग बहुत सारी आसान हो जाती है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये हो गया, और JPG हो ही गया, टारगा PNG PSD। हाँ बताइए। अभी 15-20 मिनट लगेगा, निकल जाएगी। हाँ GIF, लेकिन GIF का कोई हम लोग को काम नहीं है। GIF होती है छोटी छोटी एनिमेटेड वाली इमेज, जिसमें थोड़ा बहुत एनिमेशन होता है, वो सारी इमेज होती है। IFF हो गया, IGS, JPEG की अलग अलग प्रोफाइल करके एक है ऊपर, IFF है, वो हम लोग को काम नहीं है। OpenEXR, PCX, PDF पता ही है, नाम बस पता है, वैसे PDF का नाम तो हमको भी नहीं याद है। एक होता है Photoshop RAW .RAW इसका, Photoshop RAW। ये क्या होता है, जब भी हम लोग कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं DSLR से या इससे, कभी जब मैनुअल मोड पे फ़ोटो खींचेंगे तो एक इमेज फॉर्मेट से होता है जिस पे RAW लिखा रहता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF का, ठीक है। जब भी देखेंगे इमेज मैनुअल मोड पे खींचेंगे ना, तो उसके साथ एक रॉ लिखा हुआ उस इमेज पे रहता है। आईफोन में भी होता है, एंड्रॉयड में भी होता है। तो रॉ क्या करता है, रॉ इमेज उसकी सारी कलर की इंटेंसिटी को उसके जो डायमीटर्स होते हैं उनको रखा रहता है, प्लस किस ISO पे आप खींचे हैं, क्या शटर स्पीड यूज़ की, ये सारी उसमें डिटेल रहती है, तो वो रॉ हो जाता है। उससे क्या होता है कि हम लोग को जब फ़ोटो एडिटिंग करनी होती है तो इजीली कलर प्रोफाइल पता चल जाता है, और क्या शटर स्पीड पे हुआ है उसके अकॉर्डिंग लाइटिंग सेटिंग, ISO क्या है उसके अकॉर्डिंग नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह, ये सब काम हम लोग कर लेते हैं। तो जो भी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं जो DSLR यूज़ करते हैं, जो लिटरली जो फोटोग्राफर हैं, वो लोग हमेशा रॉ इमेज की फ़ोटोज़ निकालते हैं अपने कैमरे से, वो JPEG नहीं निकालते, क्योंकि JPEG सबसे कंप्रेस्ड होता है, उसमें कोई कलर प्रोफाइल नहीं होती, कुछ नहीं होता, वो बस सिंपल एक इमेज होती है, तो वो रॉ में निकालते हैं। रॉ को निकालते हैं, लाइट रूम सॉफ्टवेयर पता है, लाइट रूम, तो वो फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए होता है, बस वो स्पेशली फ़ोटोज़ को ही एडिट करने के लिए सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे इफेक्ट हैं उसमें, बहुत सारे, और बहुत डिटेल में एडिट हो जाता है, बहुत बाद में आया था। पहले फ़ोटोशॉप यूज़ होता था, फिर लाइट रूम आ गया, तो अब से फोटोग्राफर जितने भी होते हैं वो सारे लाइट रूम ही यूज़ करते हैं। तुम रखे थे ना लाइट रूम? यूज़ करता होता है तो पेड भी रहता है, हाँ एडोब का ही है, तो इसमें एडिट हो जाता है। तो रॉ फॉर्मेट हमारा उसमें, और रॉ फॉर्मेट बस इमेज में नहीं, वीडियो में भी काम देता है। वीडियो की भी जो फुटेज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सारी रॉ में ही निकालता है, कभी भी उसको कंप्रेस क्वालिटी में नहीं निकालते। कंप्रेस निकाल देंगे तो कंप्रेस हो गया, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगा, एडिट कैसे होगा। PNG हो ही गया हमारा, PBM ज़रूरत नहीं है, शॉर्टवेव ग्राफिक्स नहीं ज़रूरत है, टिकटार का हो गया। वीडियो में तो ये अलग अलग है फॉर्मेट।
ये इतने ही फॉर्मेट हम लोग के काम के, उससे ज़्यादा काम के नहीं है। तो सर इसमें हम लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फॉर्मेटिंग यूज़ करते हैं? इसमें जेपीजी हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब फोटोशॉप पे काम करेंगे तो पीएचडी भी यूज़ करेंगे। देखिए डायरेक्ट 3D इम्पोर्ट है इसमें, डॉट 3ds सीधा इंपोर्ट हो जाएगा। जब वो सर 3ds इसमें इंपोर्ट करेंगे तो क्या इंपोर्ट होगा? उसकी पूरा मॉडल 3D फाइल मॉडल ही पूरा है। तो इसमें वो भी रोटेट करके देख सकते हैं उसको? हाँ, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं मिलेगा आपको, जैसे ऑल्ट के साथ घुमा या जूम इन घुमा, उतना फ्रेंडली नहीं मिलेगा। मतलब टूल्स पे क्लिक करके फिर उसको रोटेट करो, ऐसे करो, और उतना अच्छा कंट्रोल नहीं रहता, तो थोड़ा दिक्कत करता है। ठीक है, तो ये सारी कलर ये सारे एक्सटेंशन हम लोग को ज़रूरत पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा जेपीईजी, क्योंकि टेक्सचर में यूज़ करेंगे तो जेपीईजी लगा लेंगे। कभी भी हम लोग इन सब इमेज के फॉर्मेट में हम लोग टेक्सचर में नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब जितना हैवी इमेज लगाएंगे टेक्सचर में, टेक्सचर हैवी होगा, सीन भी हैवी होगा, तो कंप्रेस क्वालिटी यूज़ करते हैं। तो ये रिपीट कर लेते हैं ऑलरेडी, हम लोग अपने अकॉर्डिंग रिपीट करते हैं, तो लो क्वालिटी रहेगा, चल जाएगा। तो 72 रेजोल्यूशन और लो क्वालिटी इमेज। पीएचडी हम लोग फोटोशॉप में एडिट करेंगे, काम करेंगे, तो उसके लिए पीएचडी सेव करना हमको पीएचडी में है, ताकि वापस से दोबारा एडिट करना है। जैसे मैक्स की फाइल सेव करके एडिट कर सकते हैं, वैसे ही इसका भी पीएचडी करेंगे। ईपीएस ऐसे नहीं काम आएगा। कभी आप लोग को कुछ फोटोशॉप में डिज़ाइन किए, किसी और को फाइल ट्रांसफ़र करनी है कि उसको लेयर सही मिल जाए, लेकिन रॉ फाइल भी ना मिले, लेकिन उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, तो ईपीएस में कर सकते हैं, टिफ में कर सकते हैं, टारगा में कर सकते हैं। रॉ इमेज फॉर्मेट तो जब आपको फोटोग्राफी रॉ के साथ हम लोग जब फोटो लेंगे उस पर काम करेंगे तो उस पर मिलेगा। ये हमारा पूरा लेआउट है, कुछ नहीं मिलेगा इसमें ज़्यादा। ये मेन्यू बार है, ये प्रॉपर्टी बार है, ये डॉक्यूमेंट बार है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट, जैसे क्रोम में मल्टीपल टैब ओपन होते हैं, वैसे इसमें भी ओपन होकर काम कर सकता है। ये सारा हमारा टूल है, और ये हमारा लेयर है। हम लोग फोटोशॉप में लेयर पे काम करते हैं, मल्टीपल लेयर बनाएंगे, मल्टीपल लेयर के अकॉर्डिंग काम करेंगे, क्योंकि इसमें एडिटिंग करने के लिए वही पॉसिबिलिटी है। जैसे ये कलर हो गया, ठीक, एक कलर ये, एक नया लेयर लेते हैं, ब्लैंक लेयर, उस पर रेड कलर से एक क्लिक किया, ठीक है। फिर एक नया लेयर लेते हैं, ब्लू कलर से इस पर कर दिया। अब लेयर पे इसलिए काम करते हैं इसमें कि अगर एक ही लेयर पे हम लोग सारा काम करेंगे, ये एक लेयर हो गया, तो अब हमको इसको ब्लू वाले को थोड़ा सा रेड पे से कम ओवरलैप करना है, तो ये काम हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब मर्ज होके एक बन गया है। लेकिन अलग अलग लेयर में काम होता ऐसे, तो फिर इसको सिलेक्ट करके अलग मूव करा सकते थे, इसको सिलेक्ट करके अलग मूव करा सकते थे। बैकग्राउंड में अगर कोई कलर फिल करना होता तो वो कलर अलग फिल कर सकते थे। इसलिए फोटोशॉप में हम लोग लेयर बाय लेयर काम करते हैं। तो उसके नाम भी देते जाते होंगे? हाँ, अगर बहुत सारा लेयर बनेगा तो नाम देंगे, ग्रुपिंग करेंगे। लेयर में जो सबसे नीचे है वो डॉक्यूमेंट में सबसे नीचे है। जैसे सपोज ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ये पेन हो गया इसके नीचे, तो ये लेयर सबसे नीचे वाला लेयर, और ये डॉक्यूमेंट जो है ये सबसे ऊपर वाला लेयर है। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट चलता है। तो जो सबसे नीचे है वो सबसे नीचे रहेगा आपके डॉक्यूमेंट के। ये डॉक्यूमेंट आपका शीट है, पेन सबसे नीचे है, ये ग्रीन वाला पेन है,
और ये जो है ये हमारा रेड या ब्लू 2 लेयर है, एक लेयर किसी को भी मान लीजिए ऊपर वो। तो इस तरीके से लेयरिंग काम करती है। मैक्स में लेयर बस हाइड करने के लिए, फ्रीज करने के लिए काम होता है, इसमें ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट में काम करता है। किसी को आगे पीछे करना है, किसी जैसे ब्लू वाला है, ब्लू वाले को हमको रेड के पीछे करना है तो रेड के पीछे कर दिया। ये ग्रीन पैच, ये रेड पैच, ये ब्लू पैच और ये ग्रीन पैच हमारा बैकग्राउंड में। हमेशा आपको लेयर में एक लास्ट लेयर, नए डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड लॉक नहीं मिलेगा, बैकग्राउंड मूव नहीं करेगा। अनलॉक करना होता है तो सिंपली डबल क्लिक कर देते हैं, वो भी मूव करेगा, वो भी हट जाता है। ये है ट्रांसपेरेंट। पीएनजी क्या होता है? पीएनजी हम बोले ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट करता है। ठीक, इस इमेज को हम सेव करते हैं डेस्कटॉप पे 1 और जेपीजी। ठीक है, बैकग्राउंड के साथ है ये। और एक में हम सेव करते हैं 1, कहाँ गया पीएनजी, पीएनजी एक्सटेंशन अलग है। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा जेपीजी, ये है हमारा पीएनजी, यही है ट्रांसपेरेंसी। बस ऑब्जेक्ट आपका दिखेगा, कभी भी पीएनजी में बैकग्राउंड नहीं आएगा। तो ये काम हम लोग का बहुत करता है 3D में, बहुत काम आता है। पत्ता जब बनाना होता है यही चीज़ है, पत्ते को लेके हम लोग पत्ता निकालते हैं, टेक्सचर लगाएंगे, बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और फिर ऐसे सेव कर लेंगे। सीधे ले जाके उसमें टेक्सचर लगाइए, बस पत्ता दिखेगा, चाहे आप बड़े से प्लेन पे पेन लगा दीजिए, वो बस पत्ता ही दिखेगा रेंडर में। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका है अल्फ़ा का। अगर उतनी मेहनत नहीं करनी तो अल्फ़ा दूसरा तरीका है, उससे भी काम हो जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल जेपीईजी और ये हमारा पीएनजी। फाइल साइज़ में दोनों के अंतर रहेगा, 1.33 MB, ये इसकी साइज को 192। बैकग्राउंड रिमूव हो गया, बैकग्राउंड में जो वाइट कलर है वो हट चुका है। वाइट कलर का मतलब ये होता है कि सारे कलर अपनी फुल इंटेंसिटी पे हैं। फोटोशॉप में आपको 0 to 255 कलर वेरिएशन मिलेंगे, मिनिमम 0, मैक्सिमम 255, हर एक के अलग अलग। RGB में R 0 to 255, B में 0 to 255 और G में 0 to 255, सब में अलग अलग मिलेगा। तो येलो वाइट का मतलब ही होता है फुल प्रेजेंस ऑफ कलर, मतलब सारे कलर अपनी फुल इंटेंसिटी में है तो वो चीज़ हमको वाइट दिख रही है। और ब्लैक होता है एब्सेंस ऑफ कलर, क्योंकि ब्लैक में कभी अंधेरे में चले जाएंगे तो दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट करने का कोई जरिया नहीं बचता, तो हम लोग को अंधेरा दिखने लगता है। फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर काम करेंगे, हैवी करेगा फाइल। ठीक है, जितना अच्छा डिटेल काम करते चलेंगे उतना हैवी करता जाएगा। और जब भी हम लोग काम करेंगे हम लोग लेयर बाय लेयर ही काम करेंगे, लेयर बाय लेयर हैवी भी करेगा, काम भी हमें उसी में करेंगे। मैक्स में क्या था कि मल्टीपल फाइल सेव कर ले रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उसमें हम लोग के पास ये ऑप्शन नहीं था कि किसी लेयर को में से किसी को बीच में से हटाना है तो वो हटा सकें, वो ऑप्शन नहीं था। इसमें क्या है कि 10 लेयर है, हमको बीच में से कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, उस लेयर को बस यहाँ से ऑफ करेंगे, सीधा सेव कर लेंगे। अब जैसे इसी में है, हमें इसमें रेड वाला नहीं चाहिए तो हम रेड वाले को बस ऑफ कर देंगे, रेड वाला चला जाएगा। तो मल्टीपल लेयर है तभी ये पॉसिबल है, अगर सारा एक लेयर में होता तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होती हमारे पास, इसलिए मल्टीपल लेयर में काम करते हुए चलेंगे। बाकी ब्रश वगैरह है, बहुत सब कुछ मिलेगा आपको। ये ब्रश अलग अलग टाइप के ढेर सारे
पेन टैबलेट होता है तो इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। जितना पेन पे प्रेशर दबाते हैं, जैसे ओरिजिनली होता है ना कि ब्रश ले लीजिए, जितना दबाएंगे उतना गाढ़ा कलर होगा, जितना हल्का मारेंगे उतना लाइट कलर होता है। तो माउस में वो काम नहीं करता, लेकिन जब ब्रश पेन टैबलेट इसमें कनेक्ट कर देते हैं ना, तो उसके पेन को जैसे जैसे दबाएंगे यहाँ पे उसका प्रेशर उस हिसाब से दिखाएगा, एकदम रियल ब्रश की तरह काम करेगा। क्या उतना काम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। अगर करिए फोटोशॉप, अगर अच्छा लगेगा कि नहीं हमको कुछ डिजिटल पेंटिंग वगैरह करनी है, हमारा मन है तो करिएगा, तब ले लीजिएगा। अलग अलग टूल, अलग अलग डिटेल आपको मिल जाएंगी इन सब में। तो उसको पता होगा ये मूव हो गया। शॉर्टकट है, सबका अलग अलग शॉर्टकट है। VMLW इस पे लिखा है, हाँ लिखा भी रहता है। BSEJ शायद इसका G है, इसका T है, इसका P है, इसका A है, ये H है, ये ज़ूम। सबका अलग अलग शॉर्टकट है और सब में मल्टीपल भी हैं। जैसे इसमें 2 हैं तो एक बार M दबाएंगे ये, दूसरी बार शिफ्ट के साथ M दबाएंगे तो चेंज हो जाएगा। तो इसमें मतलब शिफ्ट जिसमें मल्टीपल है उसको शिफ्ट के साथ M दबाएंगे हाँ तो वो चेंज होता जाएगा। जैसे लैसो टूल में 4 है तो L दबाएंगे तो लैसो आ जाएगा, फिर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो चेंज होगा। मतलब पहले उस पर हमें जाने के बाद तब शिफ्ट के हाँ साथ तब उसको शिफ्ट press के साथ करना उसका है। शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो वो उसमें चेंज करता जाएगा। नहीं तो एक बार दबाएंगे तो केवल हमें उस पे ले जाएंगे। हाँ यहाँ पे आपका जूम लेवल दिखाएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आप 8.33% देख रहे हैं इस समय, और ये यहाँ पे आपकी फाइल साइज़ दिखाएगी। PPI कितने PPI पे आप यूज़ कर रहे हैं, पिक्सल पर इंचेस कितने पे आप यूज़ कर रहे हैं। तो PPI DPI अंतर, DPI प्रिंट मीडिया, PPI डिजिटल मीडिया। प्रिंट मीडिया में डिफाइन करते हैं तो DPI पे का बात करते हैं, डिजिटल में करते हैं बात तो PPI पे बात करते हैं। मतलब डिजिटल पे बात करेंगे तो PPI रहेगा। हाँ, और प्रिंट में जाना होगा तो DPI पे बात करेंगे। जस्ट उल्टा है। हाँ, वो पिक्सल डॉट्स, बस यही वर्ड का अंतर है, पिक्सल पर इंचेस, डॉट्स पर इंचेस। प्रिंट में उसको डॉट बोलते हैं क्योंकि प्रिंट में आपको पिक्सल नहीं मिलेगा, वो डॉट 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 दिखेगा, तो उसमें उसको डॉट बोलते हैं, इसमें इसको पिक्सल बोल रहे हैं। ये आ गया 3D। लेकिन इसमें वो फाइल हैवी रहेगी तो थोड़ा सा चेक करेगा करेगा तो चलेगा। मतलब इसमें हल्के फुल्के चेंजेस करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लेवल प्रोफाइल वगैरह दिया हुआ है। ये है, फिर टेक्सचर यूज़ करना है, लाइटिंग यूज़ करनी है, लाइट ये है, सारे चीज़ इसमें हैं। बस बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। एक एक चीज़ करने पर इतना स्लो हो जा रहा है। ये रेंडरिंग हो गई है। क्या हो रहा है सर? रेंडर, वो हर एक पॉइंट हाँ
जो जितना सीन में आ रहा है, जो डॉक्यूमेंट साइज था उस डॉक्यूमेंट साइज पर रेंडर कर रहा है इसमें। क्लीन भी करता हूँ ज़्यादा। वाइट में तो कुछ फर्क पता ही नहीं चल रहा है। वाइट पे तो ऐसा भी ग्रे नहीं में पता जो है चलेगा। वही पता चल रहा है। और ग्रीन में और ज़्यादा पता चलेगा कि नहीं? लाइट कर देगा, और जितना डार्क ये दिख रहा है उसको थोड़ा सा लाइट कर देगा। ज़्यादा लाइट कर दिया। बहुत ज़्यादा लाइट हो गया। लाइटिंग का वैसा कुछ सेटिंग इसमें है नहीं, बस चल रहा है। ये इसकी लाइटिंग है। टारगेट इसका यहीं पे है। हाँ, सर इसको जितने कमांड्स यूज करेंगे उसको ट्रेन कर सकते हैं। ऐसे 3D पे काम करना होगा तो नहीं होगा बहुत जैसे उसको मतलब मैपिंग करके पिक्चर यूज करते थे ना मैपिंग मैक्स पर है उसके ऑटो उस पर थोड़ा इससे तेज होता था, इस पर धीमे हो रहा है। सर यदि हम 3D मैक्स की फाइल एकदम सबसे हैवी वाली रेंडर कराएं तो इन सब में तो काफ़ी टाइम लगेगा। उसके लिए मतलब कितना हैवी प्रोसेसर का मतलब कितना बनाया जाए तो जल्दी से बहुत बस heavy। तुरंत करे, बस तुरंत कर दे, परिणाम दे दे। बहुत है, वो सिंगल प्रोसेसर से हो भी नहीं पाएगा। वो वर्क स्टेशन मांगेगा फिर इतना हैवी काम करने के लिए। मतलब कि जैसे कि उसकी सबसे हाई क्वालिटी पे करके बस उसको क्लिक करें, परिणाम तुरंत आ जाए। ऐसा होता होगा कि होता नहीं? है, जैसे रेंडर फार्म तो इसीलिए है ना, रेंडर करने के लिए तुरंत तुरंत रेंडर करके देंगे। लेकिन इतना खर्चा करना हम लोग के लिए नहीं पॉसिबल है। ये भी कुछ होता है ना तस्वीर। हाँ होता है, दिल्ली मुंबई में आपको रेंडर फार्म मिल जाएगा। मेट्रो सिटीज़ चार्ज में, लेते हैं। मेट्रो सिटीज़ में कई सारे लोग तो यही काम करते हैं ना कि हाई एंड सिस्टम रख लेंगे, बहुत हाई 3-4 सिस्टम रेंडर करना होता है, आपसे लेंगे रेंडर करने के लिए, आपको रेंडर करके देंगे, उसका चार्ज लेंगे। हाँ, उसका चार्ज लेंगे आपसे। क्या बोलते हैं? जैसे पहले यूज करते थे ना ग्राफ पेपर, तो ग्रीन में क्या रहता था? ग्राफ पेपर हम यूज किए तो ग्रीन में रहता था। वो भी रेंडर में रहता था, मतलब किसी भी कलर में। नहीं, ग्रीन में ज़्यादातर और green रेड में, रहता था। ग्रीन और रेड में मिलता था। कई बार सर कितनी बार रेंडर ऐसे करेंगे? मल्टी पास जैसे मैक्स में होता है, जितनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए उतने ज़्यादा पासेस को ऐड कर दीजिए, वो उतना पास ये तो करेगा। इतना ही दिखाएगा इसमें, ये और कुछ clear नॉइज़ वाइज क्लियर करता जाएगा, वो उतना हम लोग को समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि साइज़ भी। तो तक चल भी नहीं रहा है।
बता रहे थे कि आप ज्योति मैम को माया भी आता है, मैक्स भी आता है, इससे बता तो रहे हैं सब इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप सब आता है। सब ऑलराउंडर है। कुछ दिन में सर बेगा में से सारे टीचर्स को हटा दिया जाएगा। इसे रिलेटिव है क्या उनकी, टेक्निकल जी के रिलेटिव है? ये लोग जाएंगे कर भी अच्छे। हाँ सर, वो हो सकते हैं रिलेटिव के, क्योंकि वही है। अग्रवाल तो दोनों लोग हैं। कहीं ना कहीं से निकल ही जाएगा, इधर उधर से घुमा फिरा के। पुनीत नहीं है, पुनीत के साथ टीचर है तो जिसका इमेज नहीं था सर, उसी का टीचर है। अच्छा, सर इसमें लाइटिंग पे तो हम लोग को काम ज़्यादा नहीं करना होगा, जो होता है इसमें ये सब काम ही नहीं करना हम लोगों को, ये तो बस दिखा रहे हैं। आप लोग क्या करेंगे इसमें इतना स्लो में? अभी तो एक बॉक्स है। जब इतनी सारी फाइलें होती तब तो लग रहा है कि 4 घंटे में होगा, तो 4 दिन में होगा। हाँ, हम लोग का लैपटॉप हैंग कर जाएगा जब इंटीरियर का वैसा होगा, फाइल आएगा बड़ा बड़ा जो बनाए हैं वो सब लाएंगे तो हमको तो उम्मीद भी नहीं खुलेगा, हम ही लोग में नहीं खुलने वाला है। एक बॉक्स पे जब हैंग होता है तो फिर तो मल्टीपल पॉलीज हैं। जैसे जितने दिन फोटोशॉप चलेगा उतने दिन में आप लोग जो हम जितना भी मॉडल अभी तक कंप्लीट किया ना वो सब आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, जितने दिन फोटोशॉप चलता रहेगा। हिंदी बोल रहे हैं, चलिए अच्छा है। इसमें से सब डिलीट कैसे होगा? राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी से रिसेट मार सकते हैं कि नहीं? हाँ, रीसेट मार देंगे, हो जाएगा। इधर भी कहीं होता ही होगा। जैसे हम लोग गूगल पे सर्च मारते हैं तो उसको वहाँ से डिलीट करने के लिए दिया रहता है, हो सकता है इसमें ना हो। नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। लेकिन सर है वहाँ पे। यहाँ से ओपन रिसेंट में जाएंगे, अब तो रिसेंट का ऑप्शन ही हटा दिया। सर खत्म हो गया तो कहाँ से आएगा? इसी में क्लियर करना हो गया, सारा साफ सफाई हो गया। सर अंडू करेंगे तो आएगा कि नहीं? अब नहीं आने वाला। इसका अंडू काम भी नहीं करेगा। फोटोशॉप क्रैश नहीं करेगा एंडू पर। चालू ही नहीं होता। नहीं, चालू हुआ है।